हेलो स्टूडेंट, अपन लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 21 के अंदर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? फ्री रेडिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहे थे ना। तो जो फ्री रेडिकल्स रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। तो उसकी बहुत अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा रेडिकल से रिलेटेड रिएक्शन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस है, उनको अपन एक साथ ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो अपन सबसे पहले एक रिएक्शन देख रहे थे, उस रिएक्शन का नाम था फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोटो हेलोजिनेशन? फोटो हेलोजिनेशन का मतलब आपको एल्केन का हेलोजिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का मतलब फोटोन से रिलेटेड वो एनर्जी लेके अपने आप को होमोलिसिस ब्रेक करके रेडिकल जनरेट करता है। कोई भी रेडिकल की जो रिएक्शन होती है हमेशा कितने स्टेप में होगी? 3 स्टेप में होगी। पहली वाली स्टेप का नाम क्या है? इनिशियलाइजेशन स्टेप। सेकंड वाले का क्या है? प्रोपोगेशन। और थर्ड वाले का क्या है? टर्मिनेशन। आपको कैसे पता लगेगा ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है? तो बोलेंगे सर उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल से रेडिकल बनता है। प्रोपोगेशन में क्या होगा, रेडिकल दूसरे को रेडिकल बना देगा, ऐसे चेन रिएक्शन चलती जाती है। और लास्ट में क्या होता है, 2 रेडिकल्स आपस में टकराते हैं तो टर्मिनेट हो जाती है। जब आपने एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन कराया था तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो CH4 मैंने कोई एक एल्केन लिया था, इसकी रिएक्शन आपने X2H की प्रेजेंस में कराई, तो आपने ये नोटिस किया कि एक H हटा और वहाँ पे कौन आ जाएगा, X आ गया था। क्या ये रिएक्शन रियल में ऐसी होती है? क्या एक H हटता है या सभी H हटा दिए जाते हैं? तो बोलेंगे सर ये तो एक पॉली सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है, सभी हटा दिए जाते हैं। लेकिन अगर जब तक क्वेश्चन में आपको ये ना लिखा मिले ना बच्चों, क्या कि ये CH4 इस X2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ये X2 कैसा है, मान लो आपको मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा है एक्सेस में, तो उस केस में बच्चों आप क्या कर देना, CX4 कर देना और 4 मोल ऑफ HX बाहर निकल जाएगा। 4 मोल ऑफ HX बाहर निकल जाएगा। क्या मेरी बात ठीक है? ऐसे आपको करना है। इतनी बात तो आपके क्लियर हो गई थी। उन 3 स्टेप के अंदर आप मुझे बता सकते हो क्या कि RDS कौन सी थी? मैंने आपको बताया था ना, प्रोपोगेशन स्टेप हमेशा RDS होती है। अगर वो RDS होती है तो ये CH4 यहाँ पे अगर मैं F2 लेता और मैं यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में लेता तो क्या मिलना चाहिए था? CH3F प्लस HF मिलना चाहिए था। तो अपन क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन में हेलोजन अपने पास कितने बच्चों? 4 हेलोजन होते हैं। ये आपने क्या करा है, F2 के साथ रिएक्शन, तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। अगर मैं यहाँ पे Cl2 लेता तो क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, अगर मैं Br2 लेता तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, और अगर मैं I2 लेता तो आइडोनेशन ऑफ एल्केन। ऐसे 4 टाइप की हो सकती है ना। अपन इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि बेसिकली अपन क्या कराना प्रीफर करेंगे। X2 की जगह मैं जनरली कौन सा हेलोजन लेना प्रीफर करूँगा, है ना। तो देखो ये क्या नाम हो जाएगा बच्चों, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। अगर मान लो मैं यहाँ पे Cl2 लेता HNO की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हो जाता CH3Cl और HCl, दिस इज नोन एज क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। और अगर मान लो लेट सपोज CH4 इफ आई टेक Br2, तो उस केस में क्या हो जाता, बोलो, CH3Br प्लस HBr, दैट इज नॉन एज ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। और अगर मान लो मैं क्या करता, CH4I2 लेता, I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, उस केस में एक H हटके H यहाँ पे ये I लग जाता और HI बन जाता, है ना। तो इसे मैं क्या बोलता, आइडोनेशन ऑफ एल्केन। क्या बात ठीक है? अगर मैं पूछूं आपसे कि ये फ्लोरिनेशन की RDS कौन सी थी, तो RDS बच्चों कौन सी होती है? प्रोपोगेशन स्टेप सेकेंड वाली। तो उसमें क्या होता है बताओ? उसमें ये होता है ना कि CH3 डॉट आता है ना, CH4 आता है, उसमें एक्चुअली के अंदर क्या आता है, CH4 आता है, और साथ में कौन आता है, वो F डॉट, जो 2 X डॉट मिलते हैं ना, उसका एक अपने पास डॉट आता है, वो उसको H डॉट बनाकर निकाल लेगा यहाँ से, और इसको क्या बना के छोड़ देगा, CH3, और साथ में अपने आप को क्या बना लेगा, HF, क्या बना लेगा, HF बना लेगा। दिस इज द RDS ऑफ फ्लोरिनेशन, दिस इज द RDS ऑफ फ्लोरिनेशन। और अगर मैंने बोला क्लोरिनेशन का RDS क्या होगा, तो CH4 CH4, और यहाँ पे कौन आएगा इस केस में, क्लोरिनेशन वाले में Cl डॉट आएगा, इसे क्या बना देगा बच्चों, CH3 डॉट, और साथ में क्या बना देगा, HCl। दिस इज नोन एज RDS ऑफ क्लोरिनेशन। सेम ऐसे जल्दी जल्दी लिख दूं, CH4 Br डॉट गिव्स CH3 डॉट और HBr।
This is the RDS of bromination, and finally CH4 I dot gives CH3 dot plus HI। ये बच्चों 4 रिएक्शन होती है। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी बात और करते हैं अपन इसके बारे में। अगर ये सभी स्टेप RDS है, अगर ये सभी स्टेप RDS है, इसका मतलब ये रेट डिसाइड करेंगे। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सभी रेट डिसाइड करेंगे। अगर ये रेट डिसाइड करेंगे तो आपको मैं अगर ऐसे पूछता कभी फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन में सभी फास्ट कौन सी होती है, तो बोलेंगे फास्ट का मीनिंग व्हाट। तो RDS में बच्चों कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? F डॉट। F डॉट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर डॉट बनना बच्चों बहुत ही मतलब ऐसा मान लो खराब सिचुएशन है ये, तो ये इतना फास्ट रिएक्ट करेगा का आप पूछो ही मत, है ना। तो फ्लोरीनेशन जो होती है ना बच्चों, जैसे अपन फ्लोरीनेशन कराते हैं ना, F डॉट इतने अनस्टेबल होते हैं, वो देखते नहीं है, किसी पे भी जा जाके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है बहुत ही फास्ट, और ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, ऊष्मा सेपक अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं होने लगती है, एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शंस होने लगती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछे कि फ्लोरीनेशन क्या होता है, तो बोलेंगे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इतनी फास्ट होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और ये भी बच्चों एक्सोथर्मिक होती है, इसमें भी एनर्जी निकलती है। और क्लोरीनेशन भी एक्सोथर्मिक होती है और ब्रोमिनेशन भी एक्सोथर्मिक होती है। बट आयोडोनेशन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये पहली बात तो एक HI जो होता है ना, ये खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत सही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। HI जो होता है ना, HI जब अपने ऑर्गेनिक में आता है ना, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। I2 में जाने की इसकी टेंडेंसी बहुत फास्ट होती है। तो ये इधर आएगा ना तो रिएक्शन को वापस भेज देगा, जैसे इधर बनेगा वापस भेज देगा। तो रिएक्शन एक तो पॉसिबल थोड़ी कम है। और I डॉट की बात करें तो ये बड़े साइज का है, और अगर ये बड़े साइज का है तो उसके ऊपर चाहे चार्ज कैसा भी हो, अपने आप को तो स्टेबल ही मानेगा। और अगर ये स्टेबल मानेगा तो उसे कोई मतलब नहीं है कि वो H डॉट को निकाले। तो H डॉट को निकाले तो वो प्रीफर नहीं करता है, जानबूझ के अपन को फोर्सफुली रिएक्शन करवानी पड़ती है। और अगर फोर्सफुली करवानी पड़ेगी तो ये जो आयोडोनेशन प्रोसेस होती है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। किस टाइप की होगी बच्चों? एंडोथर्मिक नेचर की होगी। इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि एक साइड रिएक्शन जो चलती है दैट इज नोन एज रिवर्सिबल, दोनों साइड चलेगी रिवर्सिबल, और एक साइड चलने वाले को अपन क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। तो फ्लोरीनेशन एक साइड चलती है और बहुत ही फास्ट चलती है, इधर आने के उसके चांस ऐसे मान लो 0 है। लेकिन जब HI जो है ना, HI इस साइड आता है तो ये क्या करता है? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बहुत ही सही, तो उसको वापस भेज देता है। आयोडोनेशन प्रोसेस इज ए कंप्लीटली रिवर्सिबल इन नेचर, इसीलिए अपन आयोडोनेशन कराना प्रीफर भी नहीं करते हैं। और फ्लोरीनेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, ऑल थ्री फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन क्या होगा बच्चों? एक इरिवर्सिबल टाइप का काम होगा। इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, एक साइड चलती है ये। और जो ये वाली रिएक्शन है कौन सी? आयोडोनेशन, ये वाली कैसी टाइप की होगी? रिवर्सिबल टाइप। ये कैसी होती है? रिवर्सिबल टाइप। ओके। अगर मान लो मैं आपसे पूछा अगर फ्लोरीनेशन फास्ट होगा या आयोडोनेशन, तो आप क्या बोलोगे? सर फ्लोरीनेशन फास्ट होगा। बिकॉज वाई? ऐसा क्यों? F डॉट इज वेरी अनस्टेबल, और अगर ये इतना ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और F डॉट मतलब ऐसे मान लो जैसे ही F डॉट बनता है ना, ये बुकला जाता है, तो किसी पे भी जाके अटैक करने लग जाता है, कोई भी बॉन्ड को तोड़ देता है, विट इज़ नॉट सुटेबल। इसलिए फ्लोरीनेशन को अपन प्रीफर नहीं करते, और आयोडोनेशन को भी इवन अपन प्रीफर नहीं करते। क्यों? कभी आयोडोनेशन अपन ने कराए, पैसे लगाए, मान लो ये कंपाउंड बना, वापस रिएक्शन आ रही है बैक साइड, तो अपने पैसे वेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो अपन इसको भी प्रीफर नहीं कराते। बेसिकली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही जनरली बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन होने को ये भी होते हैं, लेकिन अपन प्रीफर नहीं करते। किसको? फ्लोरीनेशन को। बिकॉज वाई? इट इज़ अ वेरी वेरी रिएक्टिव, बहुत ही हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है ये। और ये क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवाती है। क्लियर है? ओके। अगर मैंने आपसे पूछा कि जब फ्लोरीनेशन से आयोडोनेशन की तरफ जाते हैं, आयोडोनेशन की तरफ जाते हैं, तो रिएक्टिविटी के बारे में आपका क्या कमेंट करना चाहोगे? रिएक्टिविटी क्या हो रही है?
रिएक्टिविटी के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे बच्चों? रिएक्टिविटी डिक्रीजेज व्हेन यू गोज फ्रॉम फ्लोरिनेशन टू आयोडोनेशन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। एक वर्ड होता है रिएक्टिविटी, उसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों सेलेक्टिविटी। तो बोलेंगे सेलेक्टिविटी मतलब जैसे यहाँ पे मान लो रेडिकल बना है, यहाँ पे भी रेडिकल बना है, कार्बन पे रेडिकल बना है, कार्बन पे रेडिकल बना है, तो जो रिएक्टिव ज़्यादा होती है ना, उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरा फ्री रेडिकल कितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना बने, उसे कोई मतलब नहीं है। वो जाके अटैक करेगा, किसी पे भी अटैक कर सकता है, कोई भी बॉन्ड को तोड़ सकता है। लेकिन जो रिएक्शन मान लो थोड़ी स्लो हो रही है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, वो क्या करेगा? टाइम लेगा। भाई उसके पास टाइम ही टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से सोचेगा कि मेरे पास रेडिकल स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हुई कि मेरे पास दो टाइप के रेडिकल बन रहे हैं, तो मुझे पता करना पड़े कौन सा पहले बनेगा, तो फिर वो रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होके जाएगी। लेकिन वो स्टेबिलिटी की बात तो तभी करेगा ना जब वो लेस रिएक्टिव टाइप हो रिएक्शन, नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा रेडिकल का बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो फ्लोरिनेशन से जब अपन आयोडोनेशन की तरफ आते हैं तो उसकी सिलेक्टिविटी बढ़ती है। तो बोलेंगे सिलेक्टिविटी मतलब क्या? सिलेक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट बनाएगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देख के। रेडिकल बना है तो रेडिकल कितना ज़्यादा स्टेबल बना है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर वो प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है तो उसे अपन बोलते हैं सिलेक्टिव प्रोसेस है। ये सिलेक्ट कर रहा है अपने आप को, इसलिए फ्लोरिनेशन कोई सिलेक्टिविटी प्रोसेस नहीं होती है ना। जैसे नीचे आते हैं आयोडोनेशन की तरफ, हमेशा सिलेक्टिविटी बढ़ती है। और रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या रिलेशन होना चाहिए बच्चों? रिएक्टिव जो ज़्यादा होता है वो हमेशा सेलेक्टिव कम होता है। इस बात को यहाँ पे लिख लो। सेलेक्टिविटी मीन्स व्हाट? सिलेक्टिविटी मतलब वो जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को दे के प्रोडक्ट बनाए, विच चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज सेलेक्टिव रिएक्शन। अपन ऐसा बोलते हैं कि भाई ये सेलेक्टिव है, ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है, पहले कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये बात करता है। क्लियर है ये मेरी बात? थोड़ा बहुत रफ आइडिया मिला आपको? ओके बच्चों, एक चीज़ और देखो, ये रिएक्शनें जो होती है ना, ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है। रेडिकल की जो रिएक्शन आप ही मानते हो इस बात को, तो कोई किसी पे अटैक कर देता है, कोई किसी पे कर देता है, कुछ आइडिया लगता नहीं है। तो आपको ये रेडिकल जनरेट कैसे करेंगे अपन? या फिर मान लो अगर रिएक्शनें चल रही है फ्री रेडिकल की, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बाहर से उसमें कुछ ऐसा डालूँ ताकि रिएक्शन रुक जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉइजन डाल दिया आपने। या फिर उसका नाम अपन क्या बोल सकते हैं? इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब व्हाट? रिएक्शन को रोकने वाले। एक कौन होते हैं? इनिशिएटर्स। या फिर उसे क्या बोल सकता हूँ? प्रोमोटर, जो रिएक्शन को प्रमोट तो करे, है ना। भाई रेडिकल मान लो बन रही है ना, तो उसकी हेल्प कर देता है, चलो रेडिकल बना दो, है ना। तो याद रखना, मैं कुछ यहाँ पे आपको ऐसे लिख देता हूँ, इनिशिएटर्स होते हैं कुछ। इनिशिएटर का एक नाम और है, क्या नाम बोल सकते हो आप? प्रमोटर्स। क्या बोल सकते हैं अपन उसे? प्रमोटर्स। या फिर आप बोल सकते हो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स व्हाट? कि वो एक टाइप से आपको फ्री रेडिकल जनरेट करके देगा ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाए, है ना। तो बोलिए ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? तो थोड़े बहुत लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे एक तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना बच्चों, H2O2, इसकी स्ट्रक्चर बनाए अगर अपन, तो इस टाइप से बना सकते हैं, HOH। इसे जब अपन गर्म करेंगे, है ना, हीट करते हैं, तो आपको ये रेडिकल देते हैं ये हमेशा। इसे मान लो HNO की प्रेजेंस में आपने गर्म किया, या फिर HNO की प्रेजेंस में गर्म नहीं किया, तो आपने मान लो इसको लेट सपोज हीट किया बच्चों, है ना, मान लो इसको गर्म किया। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो क्या होता है? गर्म करते हैं तो बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, इस टाइप से ये आपको देता है। तो ये क्या बन जाएगा? 2H और यहाँ पे डॉट, ये रेडिकल बना के दिया है ताकि आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाओ। क्या मेरी बात ठीक है? ओके। जैसे देखो मान लो और अगर बात करें तो पीएच ले लो, या फिर एन, पीएच नहीं लेके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चों CH3 डबल बॉन्ड NCH3, इस टाइप के मान लो कंपाउंड ले रखे हैं आपने, और इसे आप मान लो हीट कर रहे हो। तो जब गर्म करते हैं तो होमोलिसिस ब्रेक होता है हमेशा। तो इसमें जो बच्चों ऐसा हो सकता है, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, यहाँ पे भी क्या सीन होता है,
एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास। तो ऐसा क्या हुआ देखो, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट बना, तो ये दो डॉट बनने की वजह से तो क्या हो गया, बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये तो N2 बन गया, नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस तो निकल गई और वो क्या छोड़ के चली गई, 2 मोल CH3 डॉट, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पे CH3 लो, यहाँ पे आप कोई भी R ले सकते हो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस टाइप के कई बार आपको मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे एल्काइल पेरोक्साइड ले लो, कोई मान लो दोनों साइड R भी तो हो सकते हैं। मान लो आपने इसको हीट किया तो ड्यू टू हीटिंग क्या होगा, होमोलिसिस ब्रेक होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास चला जाता है और आपको वो इस टाइप से दे देगा डॉट बना के, है ना। ऐसे बच्चों को पेरोक्साइड टाइप लिंकेज होना चाहिए, लिंक होना चाहिए उनके बीच में, है ना। जैसे देखो मान लो PH डबल बॉन्ड और OO और C डबल बॉन्ड और PH, मान लो इस टाइप का कोई दे दिया और मान लो आपको इसको हीट करना है बच्चों, तो क्या करोगे आप लोग, इसको इलेक्ट्रॉन अपने पास और अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो 2 मोल क्या मिल जाएगा आपको, PH3 C डबल बॉन्ड O डॉट। इस टाइप से रिएक्शनें चलती रहती है आगे, है ना। जैसे मैं एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख देता हूँ, जैसे कि R3B है, इसका नाम होता है बच्चों ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। इसको भी जब अपन हीट किया जाता है, इसको भी बच्चों जब हीट किया जाता है तो 3 मोल आपको R डॉट मिलते हैं, है ना। ये मतलब मैं आपको वो रिएक्शन बता रहा हूँ जिसमें आप जनरली प्रमोट करते हो रिएक्शन को, आप रेडिकल की रिएक्शन आगे लेके जाते हो। सिंपल सा कई बार MCQ आ जाता है, विच वन इज ए प्रमोटर फॉर ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। जैसे एक अपने पास ET4PB है, इसका नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड। ये बच्चों एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं इसे। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब ये होता है कोई चीज़ मान लो रुक रही है तो उसे सही करने में इस टेट्रा इथाइल लेड का बड़ा ही रोल है भाई, है ना। जैसे पहले के ज़माने में तो लेड वाले ही पेट्रोल्स आते थे, तो जो पेट्रोल वाले बाइक होती थी अपने पास जो चलाते थे अपन, उसमें क्या होता था, वो मान लो कई बार इंजन में जाते टाइम रुक जाती थी थोड़ी बहुत, है ना, उसकी प्रोसेस, तो उसमें क्या डालते थे, थोड़ा बहुत ये डालते थे, तो उसकी वजह से क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता था और आपकी माइलेज वो रिएक्ट ज़्यादा देता था। लेकिन ये लेड जो होता है वो थोड़ा इसकी वजह से कैंसर कोज है, इसकी वजह से लेड बैन हो गया। इसलिए कई पेट्रोल पंप पे क्या लिखा रहता है, लेड फ्री पेट्रोल, है ना। तो टेट्राएथाइल लेड भी बच्चों एक रेडिकल जनरेट करता है, ये भी, है ना। यहाँ पे 4 मोल ऑफ ET डॉट मिलता है ये, और लेड अलग हो जाता है ना। तो दे आर नोन एज प्रोमोटर, ये प्रमोट करते हैं रिएक्शनों को, चलती रहती है रिएक्शनें। ओके, कुछ एक अपने पास ऐसे भी है जो मान लो रिएक्शनें चल रही है बीकर में, मैं ये चाहता हूँ कुछ बाहर से ऐसा डालूँ या फिर कोई गैस पास करूँ उसमें ताकि रिएक्शन को आप टर्मिनेट कर पाओ, तो उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, उन्हें अपन बोल सकते हैं कि पॉइजनस या फिर पॉइजन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर। या फिर टर्मिनेटेड, या फिर टर्मिनेटेड एजेंट्स, है ना। इस टाइप से उनके नाम लिख सकते हो। जैसे बहुत ही कॉमन की बात करूं तो ऑक्सीजन गैस, O2 गैस बच्चों रियल में क्या करता है, रिएक्शन को टर्मिनेट करने की ताकत रखता है। जो ये ऑक्सीजन ऐसा होता है ना, अकॉर्डिंग टू MOT में जब आपने देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, तो जब आप O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि π*2px में और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये MOT भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड में नहीं रह के जनरली ऐसा रहना पसंद करता है ना, तभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये क्या करते, ये कैसे टर्मिनेट करते हैं, तो जैसे कि मान लो बीकर में R डॉट घूम रहा है, तो वो R डॉट किसी पे अटैक कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो ये जैसे ही यहाँ पे डॉट क्रिएट हुए तो ये इनके साथ चिपकना स्टार्ट कर देता है, ये ऐसे R के एक साइड, और ये दूसरों और मान लो और भी कार्बन घूम रहे हैं या फिर डॉट घूम रहे हैं, उनको वो जाके अटैक कर रहे हैं किसी पे, आप रिएक्शन को रोकना चाहते हो तो इस टाइप से आप रिएक्शन को रोक सकते हो, है ना। तो O2 गैस पास कर देते हैं अपन फ्री रेडिकल रिएक्शनों के अंदर, तो फिर उस केस में वो क्या हो जाती है, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है ना। जैसे एक और बताता हूँ आपको, ऐसा तो कर ही सकते हो आप। इसका नाम होता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, दिस इज नोन एज ए बेंजोक्विनोन। और ये बेंजोक्विनोन क्या करेगा, इसे मान लो
आपके पास कोई एक R डॉट टाइप आया, इसे ये रिएक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है। हाउ टू टर्मिनेट दिस, तो ये कैसे करता है, देखो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया मान लो, है ना, तो इस पर एक डॉट आ गया और यहाँ एक डॉट आ गया और ये डॉट मान लो इसके साथ चिपक गया, तो ये कैसा सीन बनाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O पे डॉट और वो डॉट डॉट टकराए होंगे और यहाँ पे एक डॉट रह गया होगा। क्या ये बात ठीक है? अब बच्चों इसमें रेजोनेंस होके ये घूम घुमा के इसके ऊपर आ सकता है ना ये, तो मैं इसकी RS बना देता हूँ ना, अभी रेजोनेंस तो आपको आता ही होगा। तो इस टाइप से ये रेजोनेंस बना लिया, यहाँ पे डॉट आ गया और OR टाइप से बन गया। बाद में क्या होगा, बाद में बोलेंगे कि R डॉट मान लो ये घूम रहा है, तो आप चाहते हो रिएक्शन रुक जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर देगा। कैसे टर्मिनेट करेगा बोलो, ये R डॉट आएगा, इसके टकराया जाएगा और फाइनली रिएक्शन को उसने टर्मिनेट कर दिया। इधर भी उसने R को चिपका लिया अपने ऊपर और इधर भी R को चिपका लिया, तो ये बेंजोक्विनोन हुआ, ऑक्सीजन गैस हुई, दीज आर टर्मिनेटर और पॉइजनस फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन। बट इस टाइप के अगर कोई है तो आप उस या फिर ऐसे बोल सकते हो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, रिएक्शन आगे चलती रहती है। क्लियर है? हाँ, अपन हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं एल्केन का, तो फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। चलो देखो वन बाय वन थोड़ा बहुत और देखते हैं ना। पहले हेडिंग लिखो, कौन सा, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। इसकी खास बातें क्या है बोलो, क्या क्या आपने सीखा। फ्लोरिनेशन कैसी है, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये, हाईली रिएक्टिव, एक नंबर बात तो ये। और बोलो इसके बारे में आपको क्या जानते हो आप, ये बताओ। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? सर एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी बहुत निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, है ना। और इसके बारे में क्या जानते हो, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तो सर इरिवर्सिबल है ये, इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये। सिलेक्टिविटी के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव टाइप है? तो बोले सिलेक्टिव बहुत कम है सर, इसे रेडिकल का कोई मतलब नहीं है कि रेडिकल कितना स्टेबल बन रहा है, ये तो कोई भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये किस टाइप की प्रोसेस है, एक नॉन सिलेक्टिव टाइप है ये, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। इवन इट ब्रेक the carbon-carbon bond also, so that we cannot prefer this reaction। अगर आपको मान लो फ्लोरो एल्केन चाहिए, एल्केन के ऊपर आपको F लगाए हुए कंपाउंड चाहिए, तो आप उसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना प्रीफर नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? ये बच्चों इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती रहती है इसमें कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उससे भी ज़्यादा। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, कोई भी आए सामने उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। H को तो हटाता है, जो हटाता है बीच में कार्बनों को, बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब ऐसा मान लो उसका जो रूप है वो काफ़ी वो हो जाता है ना, राक्षस प्रवृत्ति टाइप रिएक्शन है ये। तो देखो मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, आपने इसका फ्लोरिनेशन कराया। क्या कराया बच्चों? फ्लोरिनेशन कराया। तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, कि एक्सपेक्ट ये किया था कभी आपके पास H हटाओ F लगाओ, जितने आप हटा सकते हो, मोनो वाले हटाने। तो यहाँ से अगर आपने H हटाया F लगाया, या फिर यहाँ से हटाया, तो एक ही बात होगी, और इन दोनों में से किसी एक पे लगाया तो एक ही बात होगी। इसका मतलब दो आपको फ्लोरो एल्केन प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक बात है, CH2 CH3, और साथ में क्या मिलाना चाहिए मुझे, CH3 CH2 CH2 और CH2F। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन फ्लोरिनेशन इतना
फास्ट रिएक्शन है, इतनी हाईली रिएक्टिव है कि ये कार्बनों के ऐसे बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। कोई भी सामने आए तो बोले कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो बोले इस टाइप से हो सकता है। एक ये भी बन सकता था, लेट सपोज मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ता, ये वाला यहाँ से इधर F लग जाता, इधर F लग जाता, तो बोले एक ये वाला हो सकता था मेरे साथ कि CH3F बन जाता। ये एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मान लो यहाँ से बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाए तो CH3 CH2F और CH3 CH2F। मतलब कहने का मतलब मेरे क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो फ्लोरोएल्केन मिला नहीं, आपको क्या मिला, मिक्सचर ऑफ फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन का आपको मिक्सचर मिलना स्टार्ट हो गया, मिश्रण मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगा। भाई आप अगर मान लो लैब में कोई रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, तो आप क्यों करवाते हो, मज़े लेने के लिए नहीं, तो अपन इसलिए करवाते हैं कि अपन को कोई निपज मिले, कोई प्रोडक्ट मिले जो अपन चाहते हैं कि भाई हाँ ये मिल जाए मेरे को। तो आप इसमें मान लो अगर ये चाहते हो कि ये मिले, तो साथ में अगर इतने सारे मिलेंगे तो फिर मुझे इनको दूर करने में इतने पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो इसको कोई ऐसे मेथड से बनाओ ना जिसमें ये बने, ये बाकी ना बने। तो इसलिए ऐसी रिएक्शनों को अपन प्रीफर नहीं करते, फ्लोरिनेशन को अपन प्रीफर बच्चों नहीं करते। क्यों नहीं करते वो बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे लिखो क्लोरीनेशन, जल्दी लिखो। पहले आयोडोनेशन लिखते हैं चलो ना। सेकंड नंबर पे लिखो आयोडोनेशन। आयोडोनेशन, आयोडोनेशन की क्या क्या पॉइंट आपको लिखने चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, ये रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन। बी पॉइंट पे क्या लिखोगे, ये एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शनों को अपन प्रीफर नहीं करते। ओके, और सिलेक्टिविटी के बारे में क्या कमेंट है इसका, ये सिलेक्टिव तो बहुत होती है, हाईली सिलेक्टिव होती है, इतनी स्लो प्रोसेस है, इतनी लेस रिएक्टिव है बच्चों ये रिएक्शन कि उसके पास टाइम ही टाइम है, उसको जीओसी का पूरा नॉलेज है, रेडिकल कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग शांति से ये प्रोडक्ट बनाता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बने वो वापस रिएक्टेंट में जाने की चाहत रखते हैं, इसलिए उधर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि साइड प्रोडक्ट आपको एक HI मिलता है, और HI बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये HI इसलिए वापस रिएक्शनों को बैकवर्ड भेजना स्टार्ट कर देता है ना। तो इसके बारे में भी क्या लिख लो, वी कैन नॉट प्रीफर आयोडोनेशन ऑफ एल्केन थ्रू, इस टाइप से आप उसका आयोडोनेशन नहीं कराना चाहेंगे, बिकॉज भाई एक साइड प्रोडक्ट HI बनता है जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, और इसको अपन प्रीफर नहीं कराते। क्लियर है मेरी बात? बाकी ये बात सही है कि ये सिलेक्टिव प्रोसेस है और इसे नॉलेज बहुत है रेडिकल का, लेकिन अपन कराते नहीं है बच्चों। क्या मेरी बात सुनाइए? और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता कि इसका आयोडोनेशन कराओ, यहाँ पे I2H नहीं होता, तो आप क्या करते, एक तो ये हो सकता था और एक ही हो सकता था, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, H को हटा के ये बना देता। ये टाइप की हिम्मत नहीं थी उसमें ऐसा कुछ कर दे वो, है ना। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो ज़्यादा कौन सा बना होगा, तो बोले कैसे डिसाइड करोगे, तो ये सोचो ना कि यहाँ पे I लगने से पहले यहाँ पे पहले डॉट था, और यहाँ I लगने से पहले यहाँ डॉट था, कौन सा रेडिकल स्टेबल ज़्यादा, बोलो 2 डिग्री वाला स्टेबल ज़्यादा, 1 डिग्री वाला स्टेबल कम। इसका मतलब ये रेडिकल आराम से स्टेबल ज़्यादा है तो इस वाले कंपाउंड ज़्यादा बना होगा, और ये वाला आपको कम बना होगा, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी का नॉलेज आयोडोनेशन को बहुत है, बहुत ही स्लो होती है, और रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनाना चाहिए और कौन सा कंपाउंड कम बनाना चाहिए। चलो सी लिखो, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में पहला पॉइंट बताओ एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, तो बोले एक्सो। अगला पॉइंट बताओ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो बोले इरिवर्सिबल। रिएक्टिव बताओ, रिएक्टिव ज़्यादा है आ गया, तो बोले ठीक है सर, फ्लोरीनेशन के जस्ट नीचे ही तो है, रिएक्टिव ठीक ठाक है। मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रिएक्टिविटी कम भी नहीं है इसकी, मोर रिएक्टिव।
सिलेक्टिव बोलो, सिलेक्टिव ज़्यादा है क्या, तो बोले रिएक्टिव ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सिलेक्टिव थोड़ी सी कम है ना, इसलिए लेस सिलेक्टिव। या फिर लेस सिलेक्टिव का अपन एक वर्ड और बोल सकते हैं क्या, नॉन सिलेक्टिव। भाई जो कम सिलेक्टिव है मतलब कहने का मतलब वो सिलेक्टिव नहीं हुई ना, इनडायरेक्टली। ओके, और क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? एक बात और, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के एक फैक्टर्स होते हैं, उसका नाम होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये आपको याद होना चाहिए। अभी इसका यूज़ लेंगे अपन, क्या ये है ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इस टाइप से होता है ये, है ना। ओके, 1 डिग्री वाले का 1, 2 डिग्री वाले का 3.8 और 3 डिग्री वाले का 4.5। ये डेटा बच्चों बुक टू बुक वेरी करते रहते हैं, थोड़े बहुत, कई बार इधर 5 लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, लेकिन ये डेटा आपको याद नहीं करना है। आपको तो बस मैं इसका यूज लेके दिखाता हूँ, ये क्या है, करना क्या है ना। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं अपन। मान लो एक ये कंपाउंड दिया मैंने आपको, ठीक बात है, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नॉर्मल ब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है। मैंने आपको बोला कि इसका क्लोरीनेशन कराओ, तो Cl2HNO के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, कितने प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों, तो वो 2 ही बनेंगे, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो ये CH3 CH2 CH2 Cl, और एक और कौन सा बन सकता था, CH3 CH CH2 CH3 और Cl। क्यों कि चाहे आप यहाँ हटाओ चाहे यहाँ से H हटाओ, वो तो एक ही बात है, और चाहे आप इधर से हटाओ चाहे आप इधर से हटाओ, वो भी एक ही बात है। मैंने एक कार्बन कम बनाया है बच्चों, आई एम रियली सॉरी, ये इधर एक और आ जाएगा, है ना। ओके, अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास 2 कंपाउंड मिले, आपको बोला कि मेजर माइनर कौन सा, ये वाला ज़्यादा बनेगा या फिर ये वाला, तो बोलेंगे कि सर रेडिकल की नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे डॉट 1 डिग्री का था, यहाँ पे डॉट 2 डिग्री का था। रेडिकल की अगर क्लोरीनेशन को नॉलेज होती, अगर उसे रेडिकल की स्टेबिलिटी का मालूम होता, अगर उसे जीओसी आती, तो डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा बनना चाहिए था और ये वाला कम बनना चाहिए था। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ पता नहीं है कि क्लोरीनेशन के अंदर कौन सा ज़्यादा मिलेगा और कौन सा कम मिलेगा, बिकॉज वाई कि ये एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है, बन जाए ज़्यादा तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, कोई गारंटी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट बन जाए ज़्यादा तो बन जाएगा, लेकिन अपन ऐसे रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला ज़्यादा बनेगा ये वाला कम बनेगा। ये ऐसी बातें अपन करना अपने लिए शोभा नहीं देता। क्लियर है ये बात? ओके बच्चों, तो अब बोले पता कैसे करेंगे, तो ये यूज आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है अपने पास। इसके अंदर अपन एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मान लो ये वाले का आप नाम दे दो A, ठीक है ना, इसका नाम दे दो आप B, तो एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि रिलेटिव अमाउंट बोलते हैं उसे। रिलेटिव अमाउंट का मतलब होता है कि आपने कितने डिग्री का H हटा के लगाया होगा, तो उसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है इनटू टोटल नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, that type of hydrogen which present in original molecule। देखो क्या मीनिंग है इसका। मान लो मैंने आपको बोला कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, ये बच्चों आपने कितने डिग्री का कार्बन या फिर हाइड्रोजन हटाया होगा जिससे ये बना होगा, तो यहाँ से हटाया है ना, तो ये 1 डिग्री का है ना कार्बन, तो ये भी तो 1 डिग्री का ही कार्बन था, दोनों जगह से कहीं पे भी हटा लो बात एक ही थी ना। और इनके ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये बोलना चाहता है कि आपने ये जो ए बनाया होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर विच इज़ 1 डिग्री का कितना होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन थे ऐसे जिनको हटा के ये वाला बनाया जा सकता था ओरिजिनल मॉलिक्यूल में, तो बोलेंगे 3A हाइड्रोजन और 3A। 6 हाइड्रोजन में से आप कोई भी हाइड्रोजन को हटा देते यही बनता, इट मीन्स 6। ओके, अगर मान लो मैं आपसे बोलता रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी,
यहाँ पे कितने डिग्री का, बोले 2 डिग्री का, तो ये वाला 2 डिग्री का कार्बन है और ये वाला भी 2 डिग्री का कार्बन है, उनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की अगर हाइड्रोजन हटाना है तो उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना, तो बोलेंगे 3.8 इंटू 3.8 इंटू ऐसी हाइड्रोजन ओरिजिनल में थी कितनी, तो बोलेंगे ऐसी थी 2O2 4 थी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 14.2 आया गया, ये 14.2। फिफ्टीन पॉइंट टू है ना, ठीक है ना। ओके, अब एक मान लो अगर मैंने आपसे पूछा रिलेटिव परसेंटेज में बताओ, जैसे कि मान लो परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट ओपे, तो परसेंटेज का मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ये कितना है बच्चों 6, टोटल में डिवाइड में कितना आ जाएगा 15.2 प्लस 6 इंटू 100, ये कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे ही मान लो अगर मैंने पूछा होता कि परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, तो कैसे निकालता 15.2 डिवाइड बाई 15.2 प्लस 6 इंटू 100, तो ये भी कुछ ना कुछ आता। क्लियर है ये बात? ओके, आप मतलब मेरे को ये नहीं पता कितना एग्जैक्ट डेटा आएगा, लेकिन अपन को तो डेटा नहीं निकालना है, अपन सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेजर माइनर कौन सा है। तो आप थोड़ा रफ आइडिया से बताओ मुझे ज़्यादा कौन सा आएगा, तो ज़्यादा तो ये वाला ही आएगा, ये बात तो श्योर है, और ये वाला क्या आएगा थोड़ा कम आएगा, ये बात तो ठीक है, चाहे कितना भी आए। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला सर मेजर है और ये वाला क्या है सर माइनर है। तो अभी अपन ये देखा था कि सर ये सब आप क्यों कर रहे हो, रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो ना कि सर ये 1 डिग्री का ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री वाला रेडिकल स्टेबल ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा होगा, डेफिनेट सी बात ये है। लेकिन मैंने तो ये लिखा है क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव होता है, क्लोरीनेशन को रेडिकल की नॉलेज नहीं है, वो बी ज़्यादा बन गया, वो अपने आप बन गया, बाई डिफ़ॉल्ट बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे इस बात का नॉलेज नहीं है, तो बोले इसको प्रूफ तो करके दिखाओ, कोई ऐसा आप मेरे को एग्जाम्पल लेके दिखाओ जिसमें ये प्रूफ हो सके कि रेडिकल स्टेबल ज़्यादा लेकिन वो प्रोडक्ट एज ए माइनर, तो अपन बोलेंगे हाँ भाई ऐसा हो रहा है। क्या बात ठीक है? आप बच्चों इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डेटा लिख लेना, ठीक है। चलो मान लो मैंने एक आपको कंपाउंड लिया CH3 और H, मान लो ऐसा कोई लिया, क्लियर है। आपको मैंने बोला कि इसका क्लोरीनेशन कराओ, तो आप कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहते, जो तीनों साइड CH3 लिखे हुए हैं उनमें से मैं किसी को भी हटाता तो एक तो वो बनता, एक इस H को हटाता तो एक ये बनता। इस बात को आप मानते हो, एग्री करते हो? चलो तो बढ़िया बात है। ओके, 2 ही टाइप का बनता। इसको ऐसे बोलो कि लेट सपोज ये A है, ये मान लो B है, क्लियर है। परसेंटेज निकालते हैं, चलो पहले रिलेटिव अमाउंट लिखाते हैं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ A, रिलेटिव अमाउंट ऑफ B, क्लियर है। ये कितने डिग्री का हटाया होगा, तो बोले ये सर 3 डिग्री का था, ये कार्बन कितने डिग्री का था 3 डिग्री का, उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कितने डिग्री की होगी 3 डिग्री की। ओके, 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 4.5 इंटू ऐसी हाइड्रोजन ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कितनी थी, तो बोलेंगे 1 थी, तो 1। ऐसे बी का बताओ, तो बी का यहाँ से हटाया था आपने, तो ये तो 1 डिग्री का था, तो 1 डिग्री के थे, तो तीनों ही 1 डिग्री के थे, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई 9 हो गई। उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है 1 का, 1 इंटू 9। क्लियर हुई बात ये? ओके, अगर मैं ये बात करूँ ये तो चलो 4.5 आ गया और ये मेरे लिए 9 आ गया, है ना। मुझे ये पता करना है ज़्यादा कौन है, तो परसेंटेज निकाल लूँ, परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। ओके, ऐसे ही मान लो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई, इधर ये हो रहेगा ना टोटल, ओके 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 4.5 इंटू 100। थोड़ा सा आइडिया से बता दो मुझे तो ज़्यादा कौन सा है, बाकी अपन को वो नहीं एग्जैक्ट नहीं निकालना, आप निकालते रहना। ए ज़्यादा है या फिर बी ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर बी ज़्यादा है, ऊपर 9 है ना। तो अगर बी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, ये डेफिनेटली कम हुआ, फिर तो इसका मतलब ये मेजर हुआ,
और ये माइनर हुआ। इस एग्जाम्पल को देख के ऐसा लग रहा है क्लोरीनेशन को जीओसी नहीं आती है, क्यों कि ये तो सर 1 डिग्री का रेडिकल है और यहाँ पे ये 3 डिग्री रेडिकल है, तो इससे ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, है ना, ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये बात तो श्योर है, क्लोरीनेशन जो है वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। उसे इस बात का नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट बनाते टाइम वो रेडिकल की स्टेबिलिटी देखे। क्लियर हुई ये बात? ओके। इसीलिए आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। आपसे कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा, है ना। जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता कि मेजर माइनर आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन ये तो पूछ सकते हैं हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट आर देयर। ओके, बाद में देखो आप बच्चों, ब्रोमिनेशन रह गया एक अपना ना, तो ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे अपन? ब्रोमिनेशन में देखो एक्सोथर्मिक है, करेक्ट। इरिवर्सिबल है, करेक्ट। मोर रिएक्टिव नहीं, ऊपर से नीचे आ रही हो, रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो बोलेंगे सर ब्रोमिनेशन रिएक्टिव कम है क्योंकि आयोडोनेशन के पास में आ रही है, वो लेस रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव कम है तो फिर सिलेक्टिव ज़्यादा है। इसका मतलब ये ब्रोमिनेशन एक बच्चों सेलेक्टिव प्रोसेस है। कैसी है ये? सेलेक्टिव प्रोसेस है ये। इसका मतलब ब्रोमिनेशन को जीओसी बहुत अच्छे से आती है, इसको बहुत अच्छे से अच्छा नॉलेज है रेडिकल का, और ये आराम से शांति से रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगी और इस बात को प्रूफ करेंगे। फॉर ब्रोमिनेशन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज व्हाट? 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 80 और 3 डिग्री के लिए ऐसा बोला जाता है 1600। कितना? 1600 के आसपास। ये किसके लिए है बच्चों? ब्रोमिनेशन के लिए। ये डेटा आपको थोड़ा सा माइंड में रफली पता होना चाहिए, बाकी पूछता कोई नहीं है इसको। क्लियर है? अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोलता कि ये दोनों एग्जांपल लेता और यहाँ पे बोलता ब्रोमिनेशन कराओ, ओके, तो यहाँ पे Cl की जगह क्या करता? Br लगाता। यहाँ पे Cl की जगह क्या करता? Br लगाता। ओके, और यहाँ पे भी मैं इसका भी कराता, तो यहाँ पे मैं Br2 करता और इधर Br कर देता और इधर Br कर देता। क्या बात ठीक है? अब मुझे मेजर माइनर डिसाइड करना है दोनों में, है ना। तो अपन ट्राई करते हैं, अपन इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे। ये रेड वाले हटा दूँ, अभी मैं मेजर माइनर नहीं बोल सकता, पहले मैं कैलकुलेट तो करूँ, है ना। पहले मैं इसके बारे में कैलकुलेट तो करूँ ब्रोमिनेशन के लिए। चलो अब आप भी करो, हेल्प करो मेरी। चलो, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, इस वाले में क्या बोलोगे? 1 डिग्री से हटाया है तो 1 इंटू ऐसे हाइड्रोजन ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कितनी थी? 6। ओके, ऐसे ही मान लो मैंने बोला रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, बी में कितना आ जाएगा? तो बी में आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 डिग्री वाली ऐसे हाइड्रोजन कितनी थी? 4। उसका प्रोबेबिलिटी कितना था 2 डिग्री का? 80 इंटू 4, 80 इंटू 4। ओके, परसेंटेज निकालता तो परसेंटेज ऑफ ए, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ए, तो 6 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 80 इंटू 4, 160, 324 हो गया ना। ओके, इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। ये क्या किया मैंने भाई? ये तो 32 आएगा ना, ये 26। क्लियर है? इंटू 100। आइडिया से बताना कौन सा ज़्यादा है, तो बोले ये सर ये ज़्यादा है डेफिनेट सी। और आप अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आएगा, 98 के आसपास आ जाएगा ना। और इसमें तो बहुत ही कम आया, 1% के आसपास आएगा ना, 1 या 2% के आसपास आएगा ना। तो इस बात से आइडिया लग रहा है कि बी कितना ज़्यादा मेजर है। बोलेंगे मेजर क्या है सर? बहुत ही ज़्यादा मेजर है ये तो। इसका मतलब ऑलमोस्ट बी वाला ही प्रोडक्ट बना है, ए वाला तो बना ही नहीं। ब्रोमिनेशन को इतना खतरनाक नॉलेज है रेडिकल का। 2 डिग्री वाला रेडिकल स्टेबल ज़्यादा होता है 1 डिग्री से, इसी वजह से ये कंपाउंड वो बहुत ज़्यादा बना रहा है। उसकी रिलेटिव अमाउंट ए की बहुत कम आ रही है और बी की बहुत ही ज़्यादा आ रही है। बोलो, हर कर पाओगे? चलो इस वाले में बोलो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपने कितने डिग्री से हटाया है? 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1600। कितने हाइड्रोजन? 1।
ओके, बी के लिए बोलो, बी के लिए बोलेंगे 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए, कितने हाइड्रोजन है 9, 1 डिग्री के प्रोबेबिलिटी फैक्टर 9। ओके, परसेंटेज निकालो, दिखाएं, परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइड बाई 1609 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ बी इज वॉट 9 डिवाइड बाई 1609 इंटू 100। तो इसका आप ऑलमोस्ट निकाल के देख लो ना, आइडिया लग रहा है कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये है ना, ऊपर वाला ही बचो 99% से ऊपर बनेगा ऊपर वाला। तो इसका मतलब ए वाला मेजर क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेजर है ये, है ना, और ये नए के बराबर बन रहा है। इसका मतलब ब्रोमिनेशन को बहुत खतरनाक नॉलेज है रेडिकल का, उसे इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ वाला रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए उसने Br को चिपकाना वहाँ पे प्रीफर किया, और मोस्टली Br डॉट उसी के साथ चिपक रहे थे, 1 डिग्री वाले के साथ नहीं चिपक रहे थे। ब्रोमिनेशन इज ए हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। तो ब्रोमिनेशन में ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द ऑल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट एंड डिसाइड द विच वन इज मेजर। तो आप रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो बच्चों। क्या ये बात ठीक है? चलो इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे करो, समझो इस बात को क्या लिखा है मैंने, ट्राई करो। एल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2 प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, PY का मतलब पिरिडीन है, कुछ A कंपाउंड मिलेगा। इस A कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया का अटैक वटैक करा के कुछ B कंपाउंड मिलेगा। ये जो भी B मिले उसके साथ इसकी रिएक्शन करानी है तो आपको कोई C टाइप का कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है ये बात? C टाइप के कंपाउंड में अगर आप पानी डालोगे तो आपको D और E 2 मिलेंगे। अब बोलेंगे कौन सा मिलेगा, तो उसके लिए मैंने आपको हिंट दी है कि जो E मिलेगा ना वो क्या CO2 की स्मेल देगा, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। क्लियर है? उस E की रिएक्शन आपको NaOH के साथ करानी है तो कुछ I मिलना चाहिए, और उस I का अटैक वटैक कराना है इसके ऊपर, तो आपको कोई J कंपाउंड मिलना चाहिए। इस J का IUPAC नेम क्या होगा, और जो ये J होगा उसमें फ्रूटी स्मेल आएगी, किसी फ्रूटी स्मेल। J जो भी होगा वो क्या होगा, फ्रूटी स्मेल वाला होगा। व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ J, और J होगा क्या। और साथ में आपको क्या बताना है कि जो D मिला है उसकी रिएक्शन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फाइनली एक आपको क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा। तो ये कौन सा सॉल्ट है, तो आपका आंसर क्या है, व्हाट विल बी द सॉल्ट, और ये जो J जो है फ्रूटी स्मेल वाला उसका IUPAC नेम क्या है। क्लियर है ये बात? इजी सही है, कुछ नहीं इसमें। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।